नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। सागर जिले के मानसिंह गुमशुदगी मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई एप्लीकेशन मूव की है। इस एप्लीकेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मानसिंह को ढूंढने के लिए एसआईटी बनाने के निर्देश दिए थे, उसमें एसएसपी की जगह एसपी को नियुक्त करने की मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश पुलिस को अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त को इसी साल एसआईटी बनाने के निर्देश दिए थे। 21 अगस्त को मध्य प्रदेश के डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया, जिसमें एक आईजी स्तर के अधिकारी को अपॉइंट किया गया, साथ ही साथ 2 एसपी स्तर के अधिकारियों को अपॉइंट किया गया। ये जो एप्लीकेशन अब सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, ये 4 सितंबर को फाइल की गई है और इसमें ये किस उद्देश्य से कहा गया है कि हमको एसएसपी की जगह एसपी नियुक्त करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी एसआईटी बन चुकी है, ऑलरेडी एसपी की नियुक्ति हो चुकी है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मानसिंह पटेल 26 अगस्त 2016 को अपने घर से लापता हुए थे। अगले ही दिन उनके बेटे सीताराम पटेल ने पुलिस में कंप्लेंट की थी और बताया था कि उनके पिता का मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपहरण कर लिया है, क्योंकि उनके साथ उनका जमीन का विवाद चल रहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया, लेकिन मिसिंग पर्सन कंप्लेंट जरूर दर्ज की और उस मिसिंग पर्सन कंप्लेंट में जो इन्वेस्टिगेशन किया वो किया या नहीं किया, लेकिन आज तक मानसिंह पटेल को पुलिस जो है ढूंढकर नहीं ला पाई। अब मानसिंह पटेल के जो बेटे हैं, इन्होंने 9 सितंबर 2016 को ही एक एफिडेविट फाइल किया, जिसमें कहा कि उन्होंने वो अपनी एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं और उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई थी मंत्री के खिलाफ, वो 2 लोगों के दबाव में की थी। अब 2023 आया। 2023 में एक बार फिर सीताराम पटेल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लेकर पहुंचे कि उनके पिताजी गुम हैं, उनको ढूंढ कर लाया जाए, लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी वो पीछे हट गए और उन्होंने अपनी रिट पिटीशन वापस ले ली। सीताराम पटेल ये किसके दबाव में बार बार कर रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उनके इस रवैये को देखते हुए ओबीसी महासभा बीच में आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हेबियस कॉर्पस के माध्यम से अप्रोच किया और उन्हीं की इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के निर्देश दिए। अब सवाल यही है कि आखिरकार इतने दिनों बाद मध्य प्रदेश सरकार क्यों जागी है, क्यों उन्होंने ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से लगाई है कि एसएसपी की जगह एसपी को नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। क्या मानसिंह पटेल जिंदा है? क्या उनको पुलिस ढूंढकर ला पाएगी? क्या वास्तविकता में मानसिंह पटेल वाले मामले में न्याय होगा या नहीं होगा? इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। आपसे बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि हमारी सुबह जो है आज बात हुई, जो वकील हैं मानसिंह पटेल का, पहले सीताराम पटेल के पहले वो वकील थे और ओबीसी महासभा का भी वो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वरुण ठाकुर साहब। उनका कहना ये था कि ये इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने के लिए एक प्लॉय हो सकता है। अब इन जो लोग ऑलरेडी एसआईटी में हैं, उनको ये दिमाग में रहेगा कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 4 महीने में जवाब देना है। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि पुलिस ने डीजी ने जब एसआईटी ऑलरेडी नियुक्त कर ली है, जिसमें एसपी स्तर के 2 अधिकारियों को नियुक्त किया है, तो इस एप्लीकेशन का 21 अगस्त को एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से बना दी गई, आईजी और 2 एसपी स्तर के अधिकारी। अब 4 नवंबर को एप्लीकेशन मूव करने का, सितंबर को एप्लीकेशन मूव करने का क्या मतलब निकाला जा सकता है? हेमंत जी, पहले आप देखिए, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया था 6 अगस्त को जी। भोपाल उस ऑर्डर को आने में 15 दिन लगे जी। 21 अगस्त को वो ऑर्डर आया, सर्टिफाइड कॉपी, ऐसा एफिडेविट में इन्होंने कहा है। हाँ, ये मैं वही कह रहा हूं जो कहा गया है। मतलब दिल्ली से आज के जमाने में जब सब कुछ लाइव होता है, वहां आने में 15 दिन इनके पास निकल गए, तो 4 महीने की डेडलाइन में 15 दिन पूरे निकल गए। इन्होंने तत्काल उसको इम्प्लीमेंट किया और 3 लोगों के नाम दे दिए, आईजी, डीआईजी और आईजी और 2 एसपी जी। ये चिट्ठी जो आज उसके बाद 4 सितंबर फिर 15 दिन बाद जी 21 तारीख के बाद, पहले 15 दिन बाद ऑर्डर मिला, 15 दिन
के बाद आपने ऑर्डर फॉलो कर लिया और फिर 15 दिन बाद आप एक एप्लीकेशन लेके कोर्ट जा रहे हैं कि साहब हमारे पास एसएसपी तो हमारे पोस्ट नहीं है और जो एसएसपी है वो तो स्टेट कैडर का है, वो यहीं का रहने वाला है। एक ही एसएसपी है, रेडियो में है और वो मध्य प्रदेश कैडर के हैं और प्रमोट ही है, डायरेक्ट आईएएस नहीं है। सवाल सिर्फ सीधा सीधा ये है 6 अगस्त से आज जब हम बात कर रहे हैं तो 18 सितंबर है, 19 सितंबर है, 1.5 महीना पूरा निकल चुका है और अभी तक ये राज्य सरकार, मुझे तो तरस आता है उन अफसरों की बुद्धि पे जो एसएसपी की परिभाषा डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 1.5 महीने बाद खटखटा रहे हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि मंशा क्या है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि 3 अलग अलग हायरार्की वाले, सीनियरिटी वाले लोग हों, मध्य प्रदेश के काडर के हों लेकिन बाहर पैदाइश बाहर की हो। हाँ, मतलब यह है कि एक नौजवान, वो एक थोड़ा और सीनियर और एक और सीनियर, ताकि 3 लेयर पे रहे, हर तरह के एक्सपीरियंस और एज सब कुछ उसमें शामिल हो जाए। आपने फटाफट तब बना दिया। मेरा सवाल यह है कि जिस दिन ये ऑर्डर आया था, 15 दिन बाद अगर रेंगता हुआ ऑर्डर आया, तो आप उसी वक्त आपने ये क्यों नहीं जाके पूछा, कहते सर आपका ऑर्डर है, हमें ये बता दिया हमारे यहां एसएसपी नहीं है, तब तो आपने इंप्लीमेंट कैसे कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आज हम बात जब कर रहे हैं तो 1.5 महीना गुजर चुका है, टालने और जांच को डिले करने का, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा सर, आपने पुलिस की मंशा के ऊपर सवाल पहले भी उठाया और अभी भी उठा रहे हैं आप, और लगातार पुलिस की मंशा के ऊपर सवाल जी, अगर पुलिस की मंशा पहले दिन ठीक होती तो 2016 में जो शिकायत की गई थी कि मेरे पिता को गायब किया है, उसी दिन एफआईआर हो जाती। वो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसको आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने सर अपनी एक टिप्पणी में यह भी कहा, क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश बीच में जब इसमें आया पूरा मामला तो बार बार ये कह रही थी कि ओबीसी महासभा का कोई लोकस नहीं है, तो सरकार का कहना ये, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को रिपोर्ट करना हर एक नागरिक का फर्ज बनता है, तो इसलिए इसको ओबीसी महासभा को इसमें पिटिशनर अलाउ किया गया। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब 26 अगस्त 2016 को ये कंप्लेंट एफआईआर में नहीं हुई और 1 महीने बाद 9 सितंबर 2016 को सीताराम पटेल का एफिडेविट ले लिया गया और उनकी कंप्लेंट वापस भी मानी गई कि ये वापस ले ली गई, और 2023 में सुप्रीम कोर्ट जब ये गए थे सीताराम पटेल उनके पुत्र और फिर वापस आ गए, तो 2023 में पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर की जिसमें कहा कि वो तीर्थ यात्रा में आते रहते हैं और जाते रहते हैं लेकिन ढूंढ कर उनको नहीं लाई, इससे पुलिस की मंशा के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, सबसे पहले तो वो मंत्री जिन पर आरोप है जी, 6 अगस्त का जब ऑर्डर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मैंने वो पक्ष नहीं सुना इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बाकायदा मीडिया को बुला के कहा कि मैं तो पाक साफ, सुप्रीम कोर्ट ने मेरा नाम नहीं लिया, मेरे ऊपर कहीं कोई वो नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि चूंकि उनका पक्ष नहीं सुना तो उसके लिए प्रेजुडिस उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन एफआईआर तुरंत कन्वर्ट होनी चाहिए। जो मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट है वो एफआईआर में कन्वर्ट हो चुकी है और उसका उनमें नाम भी है। हाँ। अब आप एक और चीज देखिए, 2016 के बाद इन मंत्री महोदय के जो गतिविधियां हुई हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे सीताराम पटेल का इंटरव्यू आज भी है वो, जो उसने सब कहा था, फिर भगवान जाने किसके दबाव में वो पलटा, फिर उसने वही किया, फिर ये जो चीज है, सवाल मूल है कि वो जमीन गई, परिवार के लोगों को ले आए कि वो तो बाबा हो गए, वो आते जाते रहते हैं, और उसके बाद आप देखिए जब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, मैं डायरेक्ट ये पूछना चाहता हूं कि भाई जब एक तरफ इतना पावरफुल मिनिस्टर है, बहुत ताकतवर लोग एक तरफ हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और दूसरी तरफ एक सामान्य आदमी है, तो इसमें मतलब ये रॉकेट साइंस नहीं है ये पता लगाने के लिए कि किसके दबाव में ये सब हुआ होगा। क्या मध्य प्रदेश सरकार को ये नहीं दिखता है? पहले दिन से सब कुछ दिख रहा है और सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर सरकार नहीं खड़ी होती तो आज ये बात नहीं कर रहे होते, ये चिट्ठी नहीं जा रही थी। 21 तारीख को आपने 15 दिन बाद उसको एक कमेटी गठित की, उसमें बाहर के लोग हैं, बता भी दिया। अब आप पूछ रहे हैं कि हमारे एसएसपी नहीं है, ये सिर्फ अड़ंगा लगाने, जांच को डिले करने, उसके बाद कहेंगे कि साहब
अभी तो ये चीज हो गई, अब हम 4 महीने में रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो ये टालने के अलावा और कोई वो नहीं है। और पूरी सरकार, एक मंत्री नहीं, पूरी सरकार, देखिए सागर में जो कुछ हो रहा है, एक अकेला ये मामला नहीं है। इन मंत्री महोदय पे तमाम आरोप लगे। एक मंदिर की जमीन को लेकर आरोप लगा, दलितों के मकान गिरवाने को आरोप लगा, जहां दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री खुद जाके धरना दे के आए थे, कलेक्टर को बुलाया था, बात हुई थी। तमाम चीजों के आरोप इन्हीं पर क्यों लग रहे हैं? और वो जमीन गई कहां? आखिर जिस जमीन की बात है वो गई कहां? अच्छा, वो कहते रिकॉर्ड दुरुस्त कर लिया गया, ऐसा भी सर उन्होंने। तब रेवेन्यू मिनिस्टर तो यही थे बाद में। रिकॉर्ड दुरुस्त कब हुआ? इनके खिलाफ तो सर मतलब अभी इनके ससुराल वालों ने जमीन बुढ़ापे में दहेज मिलने वाला, खरीद के दहेज में दी है, ऐसा नहीं कि अपनी जमीन दी है। नहीं, वही कह रहा हूं कि बुढ़ापे में दहेज, खरीद के दहेज देने वाला जो है। और मंत्री को तो इसी आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए कि उसने दहेज दिया, क्योंकि ये सरकार दहेज के खिलाफ है। अच्छा सर, ये जो 3 सदस्यों की जो एसआईटी बनी है, ये जो एफिडेविट, जो एप्लीकेशन मूव की है, इसमें पहले इसमें भी कुछ वो था। इसमें अभय सिंह आईपीएस ऑफिसर है 2000 बैच के, इनको इंस्पेक्टर जनरल रैंक है, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और मयंक अवस्थी 2012 के हैं और अनुराग सुजानिया 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इन तीनों ऑफिसर्स को एसआईटी में नियुक्त किया गया है। और नियुक्त होने के बाद ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार की तरफ से 4 तारीख को गई, जिसमें अभी 2-4 दिन में शायद सुनवाई हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये 3 लोगों की जो एसआईटी है, क्या ये मानसिंह पटेल के मामले में निष्पक्षता से जांच कर पाएगी या कर रही है, या इस तरह की एप्लीकेशन से ये डिरेल हो जाएगा? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं तीनों नामों के बारे में कहूं तो पुलिस अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं, सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इतना बड़ा ऑर्डर है। लेकिन इसमें अड़ंगा कौन अड़का रहा है? ये इन तीनों ने नहीं भेजी है, इसमें सरकार का गृह मंत्रालय। सर, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी का एफिडेविट है इसमें लगा हुआ, अगर आप देखें तो वो भी एक, मतलब ये देखिए सर, तो ये किसकी है? एडिशनल एसपी की। जब डीजीपी को ऑर्डर था जी, तो ये एफिडेविट देने वाले, ये 47 वर्षीय एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सागर लोकेश कुमार सिन्हा का एफिडेविट लगा है सर। तो वो कौन होते हैं जी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किसको दिया था? लोकेश सिन्हा को तो ऑर्डर नहीं दिया था जी। या तो होम सेक्रेटरी कहते या डीजीपी कहते। ये सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देर से उसको इम्प्लीमेंट करने में कह दिया कि हमने बना दिया। अब उसके बाद कहा साहब इसमें ये है, कल को ये कहेंगे एसएसपी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भाई सरकार को एसएसपी नहीं समझ में आएगा, एसएसपी बहुत सारे होते हैं, तो फिर कहेंगे उसकी व्याख्या करो। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में क्या सरकार को लताड़ लगने वाली है इस मामले में? अगर जस्टिस महोदय ने ठीक से पढ़ लिया इस एफिडेविट और इस कागज को, तो मुझे लगता है मुंह पे ही मार देंगे जो सामने वकील साहब खड़े होंगे, क्योंकि ये मजाक है। ये एक मजाक बना दिया है ऑर्डर का। जब आपने ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दिया था 21 तारीख को, या तो उसी दिन पूछते कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। बनाने के बाद अब 1.5 महीना निकल गया है, अभी कब अगली सुनवाई होगी, कब आएगा? तो 4 महीने लटकाने के लिए, सिर्फ लटकाने के लिए। और मेरा सर फाइनल सवाल आपसे है, 8 साल हो गए हैं, अगस्त 26, 2016 को लापता हुए थे मान सिंह, आज सितंबर 2024 चल रहा है। क्या आपको लगता है कि मान सिंह पटेल वापस आएंगे? क्या वो जिंदा भी हैं या नहीं, या उनकी हत्या हो गई है? क्या लग रहा है इस मामले, अंत क्या दिख रहा है इस मामले को? अनुभव के आधार पे आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां थी और जो मान सिंह के बेटे ने बात की थी, मान सिंह शायद अब इस दुनिया में नहीं है जी। और जिस तरह से उनके बेटे को रोका गया, बेटे के इंटरव्यू आज भी सब हैं, हम लोग कभी भी दिखा सकते हैं वो, उसके बाद वो बदला, तो किसका दबाव? और फिर किसने क्लेम किया? कौन बोल रहा था? 8 साल में जो कुछ हुआ है आपने और हमने देखा है जी। तो मुझे ये उम्मीद कम है कि मान सिंह मिलेंगे। लेकिन क्या अगर उनकी हत्या हुई है तो उनके कातिल पकड़े जाएंगे? कायदे से तो फिर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो कंप्लेंट है उस पर अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो कौन है उसमें? मंत्री का नाम है जी। फिर कायदे से इतना समय जो इन्हें दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सारी चीजों को, सारे सबूतों को, सारी चीजों को खत्म करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले अब अगर ओबीसी महासभा आई बीच में, तो आप ये भी तो सोचो कि ओबीसी महासभा से जुड़े लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा दिए, उनको रोकने की कोशिश की। यहां सबसे बड़ी चीज ये है कि ताकत किसकी थी? भाई उस लड़के को जो अपने बाप को ढूंढ रहा है, उसको पहले किसने विड्रॉ करने के लिए दबाव दिया?
फिर वो आया, फिर विड्रॉ किया, उसका भाई बदल गया क्योंकि वो भाई भी कह रहा था बाबा हो गए, आओ जात रात में। तो ये चीजें आई, किसके दबाव में आई? आज होना ये चाहिए था कि अगर सरकार की मंशा साफ होती तो अब तक तो तस्वीर सामने आ जाती और पता लग जाता कि जांच किस दिशा में जा रही है, क्योंकि ये साफ है मानसिंह पटेल का जीवित होना अब असंभव सा दिख रहा है। तो सरकार की मंशा अगर साफ होती, लेकिन मंशा साफ होती कैसे? क्योंकि मंत्री तो सरकार का ही इन्वॉल्व है और मंत्री के ऊपर ही आरोप लगे हैं। मानसिंह पटेल के बेटे सीताराम पटेल ने गुम होने के एक दिन बाद कहा था, आरोप लगाया था कि उनके पिता का अपहरण हो गया है। उसके ठीक एक महीने बाद 9 सितंबर को उन्होंने एफिडेविट फाइल किया कि उन्होंने 2 व्यक्तियों के दबाव में वो शिकायत की थी, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम विनय मालवीय था और विनय मालवीय के ऊपर सरकार ने केस कर दिया। लेकिन आज तक जो पहली कंप्लेंट थी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट भी मानसिंह पटेल के बेटे 2023 में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी अचानक वो बदल गए, वापस उन्होंने अपना सब कुछ ले लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस ने एक एफआईआर जरूर दर्ज की जिसमें कहा कि मानसिंह पटेल जो है वो घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति हैं, तीर्थ यात्रा में आते जाते रहते हैं। लेकिन 2023 से लेकर 2024 सितंबर तक आज तक फिर वो उसके बाद नहीं आए। मानसिंह पटेल जैसे हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि संभवतः इस दुनिया में शायद अब नहीं है, लेकिन यदि उनका कत्ल हुआ है तो सवाल यही है, जिस तरह की आशंका उनके बेटे ने पहले जताई थी, क्या मध्य प्रदेश पुलिस जब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ वॉच कर रहा है तो असली कातिल तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? समय बताएगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।